तो मुस्तफ़ा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है माशाल्लाह से। और ये भी मैं आपको बता दूं, मुस्तफ़ा भाई ने काफ़ी अर्सा अराउंड 22 ईयर्स आप अमेरिका में रहे हो जी, 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 23 और ईयर्स। माशाल्लाह से पासपोर्ट होल्डर हैं अमेरिका के। तो एक अक्लमंद आदमी जब बात करे ना तो उसकी बात को समझना चाहिए। हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट जो कि अमेरिका से टर्की मूव हुए हैं। तो आप जो हैं वो अपने बच्चों को जिस तरह चाहें उस तरह की तरबियत दे सकते हैं, ठीक है। जो माइंडसेट था ना टर्किश गवर्नमेंट का वो एक ही था कि हमें इन्वेस्टर्स चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा व्यूवर्स को आइडिया होगा। जी, मेरा 24 घंटे मुस्तफ़ा भाई एसी चल रहा था और 2 एसी लगे हुए हैं घर में। बिल्कुल। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी इस्तांबुल में, तो उसके साथ बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी हैं, डिस्पेंसर है, फ्रीज़र है, यानी हर कमरे में वालिदैन भी साथ में रहते हैं। तो टोटल बिल आया 1800 लिरा, जो आज के रेट में 20,000 रुपये बनता है। पाकिस्तानी 20,000 रुपये। 20,000 आप सोचें। यूटिलिटीज़ भी बहुत कंट्रोल्ड हैं और उससे बढ़ के ये कि देखें हर कोई अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहता है। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो स्कूलिंग बहुत हाई क्लास है। एट द सेम टाइम आपको ये सब प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है। बिल्कुल ऐसी रिस्ट्रिक्शन और है यहाँ तो ये रूल है कि अगर आपकी कंपनी में 5 यानी टर्किश हैं जी, तो वो फिर तुर्का आपको अपना वर्क परमिट इशू कर सकता है, ऐसा ही है। अदरवाइज वो नहीं कर सकता। बिल्कुल। देख इस फकीर को अल्लाह ने कहा खड़ा किया आज, जो कभी शक्ल नहीं देख सकते थे कभी शीशों में, उन्हें मसरदें कैसे देता है अल्लाह। तू इखलास की तस्वीर रख सीने में, लोग तुझे भूल जाएंगे तो क्या हुआ, अल्लाह ख्वाब भेजेगा कौम के बड़ों को, अल्लाह तेरी तरफ वो सारे समंदरों के रुख करेगा। तू अपनी जगह के ऊपर बस बैठा रहे, वो करता रहे जो करने का हक है, तेजियां मत दिखा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हसन रमन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा भाई, हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट जो कि अमेरिका से टर्की मूव हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा भाई के साथ आज बैठ के एक पॉडकास्ट करते हैं रिगार्डिंग टर्की इमिग्रेशन वर्सेस वेस्टर्न और यूरोपियन इमिग्रेशन, ताकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंट्रीज़ मूव होना है। सही है, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है यूरोप मूव होने का, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है अमेरिका मूव होने का, बहुत सारे लोग टर्की आना चाहते हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला मुस्तफ़ा भाई से बैठ के बात करेंगे कि यहाँ की लाइफ में, टर्की की लाइफ में, अमेरिका की लाइफ में क्या फ़र्क है, और टर्की किस कैटेगरी के लोगों को आना चाहिए और यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड किस कैटेगरी के लोगों को जाना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुस्तफ़ा भाई? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब खैरियत से? आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा भाई आप बताएं, सब ठीक ठाक है? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। तो मुस्तफ़ा भाई माशाल्लाह से 1 साल होने वाला है टर्की के अंदर। जी जी, 1 साल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा चल रहा है लाइफ? सही है? हाँ, सेहत है सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, बहुत शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन है, सब ठीक ठाक। सही। जी। तो जैसा कि आपको पता है मुस्तफ़ा भाई, हम लोग जो है वो थोड़ा सा व्लॉग और पॉडकास्ट वगैरह कर रहे होते हैं रिगार्डिंग इमिग्रेशन के सिलसिले में। तो आपका भी मेरे से ताल्लुक यूट्यूब देख के ही बना था बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा और ही है। आपने हमारे व्लॉग्स देख के हमें चूज़ करा, हमसे सर्विसेज दी। तो थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर चूजिंग मी। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, थोड़ा सा लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। बहुत से लोग टर्की को सीरियसली, यहाँ जो मैंने देखा है बहुत से लोग टर्की को, मेजोरिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी बोलती है कि सही नहीं है, महंगाई है, ये मसले मसाइल हैं। तो थोड़ा सा आज एक टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसा लगा आपको टर्की आफ्टर अमेरिका लाइफ, और आप क्या समझते हैं कि यहाँ बच्चों का फ्यूचर कैसा है एज ए इन्वेस्टर, आपको कैसा लगा टर्की? तो थोड़ा सा मुस्तफ़ा भाई रोशनी डालें। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल हसन भाई, देखें बात शुरू जो मैं करना चाह रहा हूँ इस तरह शुरू करना चाहते हैं कि अब आप अगर टर्की को कंपेयर करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से बिल्कुल। या किसी भी दुनिया की और कंट्री से, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे आने के बाद नोटिस की, फील की, वो ये है कि यहाँ पे बैलेंस लाइफ का बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बैलेंस बहुत अच्छा है लाइफ का, एज़ फार एज़ आपकी फैमिली लाइफ हो, वर्क लाइफ हो, बच्चों की स्कूलिंग है, या किसी भी तरह के आप नौयत की चीज़ को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इसका वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली आपका जो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, जो आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोशल लाइफ वहाँ जीरो है। बिल्कुल सोशल लाइफ के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके साथ सोशल लाइफ मतलब कहने का मकसद ये कि आपके जो वर्क लाइफ बैलेंस है, स्पेसिफिकली आपकी फैमिली के साथ जो आप टाइम गुजारना चाहते हैं, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, वो आपका बहुत कम हो जाता है वो। हाँ, उसके बैलेंस करना इतना आसान नहीं कंपेयर टू टर्की। राइट राइट राइट। अच्छा, अब आजकल टर्की के बारे में जो हम ज़्यादा सुन रहे हैं वो इन्फ्लेशन है और बाकी मसले हैं, जो कि बेसिकली अगर आप देखें दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन, शायद कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है। बिल्कुल, हर जगह इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा है। बाकी
बाकी कंट्रियों में मेरे ख्याल से टर्की से कहीं बड़े मसले हैं। एक नॉर्मल लिविंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात, और हम लोग बात जो शुरू करने इसमें एक चीज़ और भी मैं क्लियर करना ये चाहता हूँ कि ये हमारा एक पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल। देखें, अल्लाह ने हर किसी के लिए हर चीज़ मुकर्रर नहीं की है। बिल्कुल। आप ठीक है, आप कहने का मकसद ये है कि भाई अगर किसी का रिस्क टर्की में है तो वो जगह पर आपको खुद ही वहाँ पर लेके आ जाती है। इसी तरह अगर आपका रिस्क किसी और मुल्क में है, किसी और ज़मीन पे है, तो इंसान में खुद ब खुद कोई ना कोई ऐसे रास्ते आपके लिए निकल आते हैं कि आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये रीज़न है जो हमारा एक बिलीफ भी है एज अ मुस्लिम। बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ समझ में आती है। दूसरा ये कि मैंने जो यहाँ पे एक साल में देखा, जिससे भी बात हुई, जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी आई या हमारी साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में इंडियंस हों या दुनिया में कहीं से भी लोग जो यहाँ पे आए, उमूमन लोगों का टर्की जो है वो एक ट्रांजिट पॉइंट है। बिल्कुल। ठीक है। टर्की किसी की डेस्टिनेशन मुझे एज अ होल नज़र नहीं आ रही थी। किसी ने साल रहना है, किसी ने 2 साल रहना है, फिर उसने आगे जाना है। लोग यूरोप की तरफ जा रहे होते हैं, बिल्कुल, आप सही नॉर्थ अमेरिका जा रहे हैं, या मेजोरिटी मैं भी पाकिस्तानियों से मिला हूँ, वो लोग यहाँ से यूरोप में होना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ सिर्फ उन्होंने इसको स्टेशन बनाया हुआ है टू मूव ऑन द यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों ने देखें, जब तक के एक इंसान एक चीज़, जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप टर्की आए हैं और आपका माइंड सेट ही नहीं है कि मैंने यहाँ पे परमानेंट रहना है, कुछ इस्टेब्लिश करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों की चाहे स्कूलिंग हो, चाहे आपका कोई कारोबार हो, कोई जॉब करना चाहते हैं, जो भी आपका मतलब माइंड सेट है, उसके अलावा जब तक आप उसको एक वक्त नहीं देंगे, एक एफर्ट 100% नहीं देंगे, उस वक्त तक आपको मुल्क के बारे में सब कुछ पता नहीं चल सकता कि यार सिस्टम क्या है, किस तरह मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किस तरह चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह चीज़ें हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो एक ये थोड़ा सा मुझे एक माइंडसेट नजर आया लोगों के, लोगों ने इसको अभी तक ना वो एक्सप्लोर नहीं करा सही से, क्या एक्सेप्टेंस नहीं आई कि नहीं यार यहाँ मैंने चले कम से कम इंसान के एक चले गोल्स भी हों तो यार मैंने 5 साल एक जगह रह के देखने हैं, या 2 साल या 3 साल। लोगों को बहुत शॉर्ट टाइम है, 6 महीने, साल मैक्सिमम, क्या अब हमारा आगे जाना है या कहीं और जाना। तो उसकी वजह से ना टर्की को वो अभी तक इस तरह से समझ नहीं पाए कि इस मुल्क में क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए, क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। अब जैसे मैं आपको 1 साल का देखें, 1 साल भी कोई बड़ा टाइम नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। 1 साल में कम से कम मैं ये आपको बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी स्कूलिंग के हिसाब से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत बैलेंस्ड अच्छी स्कूलिंग है। ठीक है। यहाँ पे आपको ना पूरा वेस्टर्न कल्चर मिल रहा है, ना 100% ईस्टर्न है। तो आप जो हैं वो अपने बच्चों को जिस तरह चाहें उस तरह की तरबियत दे सकते हैं। ठीक है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। बिल्कुल। प्राइवेट स्कूलिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। अब प्राइवेट स्कूलिंग वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे पाकिस्तानी इमिग्रेट हो गए हैं, चाहे वो यूएस गए हो, कनाडा गए हो, कहीं भी दुनिया में गए, यूरोपियन साइड पे कहीं भी गए हो, उन लोगों ने प्राइवेट स्कूलिंग की जगह हमेशा पब्लिक स्कूलिंग के बच्चों को डालते हैं। अब पब्लिक स्कूल में आपके पास एक कोई चॉइस नहीं है इन द सेंस कि बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे। और आजकल जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बच्चों के साथ चीज़ें चल रही हैं, उसमें अगर आप देखें तो एक जिस तरफ चीज़ें जाए जा रही कि आपके पास एज अ पेरेंट ऑप्शंस बहुत कम हो गए कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं और आप उनको किस तरह सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल 100%। ये चीज़ आप भी इस टाइम पे काफ़ी नोटिस कर रहे होंगे कि मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें ऐसी अब तो बहुत नुमाया नज़र आती हैं। बिल्कुल। कि जिसमें आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। अच्छा, उसके अलावा अब टर्की के बारे में अगर बात करते हैं कि भाई टर्की, मेरे ओपिनियन में, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, लोगों की हो सकता है कि मुख्तलिफ राय आपको मिले, लेकिन टर्की किसको आना चाहिए इसके बारे में पहले हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, टर्की ने जब से अपनी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ओपन किया या इन्होंने अपनी रेजिडेंसी का ऑप्शन ओपन किया, इनका जो माइंडसेट था ना टर्किश गवर्नमेंट का, वो एक ही था कि हमें इन्वेस्टर्स चाहिए। यस। ठीक है। हमें दे वांट रिच पीपल। हाँ, बेसिकली मतलब अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, यू आर वेलकम हियर। यस। ठीक है। इनकी खुद की पॉपुलेशन 85 मिलियन है। इनके पास लेबर की प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास वर्क फोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, इनकी यूथ बहुत नंबर्स में ऑलरेडी मौजूद है। तो जॉब अगर आपने करनी है तो जॉब के लिहाज से यहाँ पे वर्क परमिट मिलना भी निस्बतन बाकी मुल्कों के वेस्टर्न कंट्री के बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है प्रॉपर वर्क परमिट मिलना। देखिए, रेजिडेंसी आपको जो दे रहे हैं, ये बात भी शायद काफ़ी लोगों को क्लियर होगी, लेकिन फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि रेजिडेंसी में आपको काम अलाउ नहीं है। बिल्कुल लीगली आपको काम अलाउ नहीं। आप बिजनेस कर सकते हैं, वो आपको नहीं रोक रहे। आप कंपनी अपनी क्रिएट करके उस पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी को रेंट पे डाल के रेंटल इनकम जो है वो गेन कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं जॉब किसी कंपनी में जाके आप उस रेजिडेंस परमिट पे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वर्क परमिट चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे, आसान काम नहीं। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि
इनकी जो लोग हैं फिर उनके लिए जॉब्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल 100%। ठीक है, तो एक तो ये तो टर्की आना उस वक्त अच्छा है और पहले दिन से था, वो इसलिए अच्छा है कि जब आप एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे आना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप इन्वेस्ट किस चीज़ में करें? ऑब्वियसली रियल स्टेट नंबर 1 ऑप्शन आता है। सेकेंडली आपने को एक्सपोर्ट करना है, ऑब्वियसली ये मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में से है, तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। हमारे पुराने व्लॉग्स आप लोग जाके देख सकते हैं मुस्तफ़ा भाई, और हमने काफ़ी मार्बल की फैक्ट्रीज और क्यूरीज पे विजिट करा है। बिल्कुल, तो यहाँ से आप दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल, पुराने व्लॉग्स लाजमी जाके देखें। मुस्तफ़ा भाई के साथ हमारा पूरा एक ग्रैंड टूर चला था मार्बल की क्यूरीज और सारी चीज़ों का। जी जी। तो यस मुस्तफ़ा भाई, तो कंटिन्यू करें आप। अब बात यह है कि अब आपने जो है यहाँ पे आने का, अगर आपका ये माइंडसेट नहीं होगा तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली परेशान होंगे। बिल्कुल। इन्फ्लेशन हुई है, हाँ बहुत हुई है। एक साल में मैंने भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे जाते हुए देखा है, प्राइसेस को बहुत उनकी, लेकिन दुनिया में भी देखा है, पूरी दुनिया में। ठीक है, दुनिया में भी देखा है, मगर यहाँ दुनिया में मैंने ये भी देखा है, बाकी स्पेसिफिकली कनाडा में भी, यूएस में भी हाउसिंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है। रेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, जो यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट बढ़ाया है, कैनेडियन जो उनके सेंट्रल बैंक है उसने रेट बढ़ाया है, उसकी वजह से घर खरीदना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया, बहुत मुश्किल काम हो गया। तो उसी की वजह से जो है रेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपकी बाइंग पावर बहुत कम हो गई है एज फार एज प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। इवन यूटिलिटी बिल तो आपके खैर हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गए टर्की के, फिर भी अगर आप मुस्तफ़ा भाई कंपेयर करें बहुत सस्ता, बहुत बेहतर है यहाँ पे यूटिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक, गैस और वाटर, पानी, तीनों चीज़ें जो हैं वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत कंट्रोल में। मैं अपनी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा व्यूअर्स को आइडिया होगा जी। मेरा 24 घंटे मुस्तफ़ा भाई एसी चल रहा था, और 2 एसी लगे हुए घर में। बिल्कुल। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी इस्तांबुल में, तो उसके साथ बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी हैं, डिस्पेंसर है, फ्रीज़र है, यानी हर कमरे में वालिदैन भी साथ में रहते हैं। तो टोटल बिल आया 1800 लीरा, जो आज के रेट में 20,000 रुपये बनता है, पाकिस्तानी 20,000 रुपये। 20,000 आप सोचें, तो आप देखें अभी तो पाकिस्तान के बिल आप उठा के देख लें तो कितनी 20,000 तो उस पर टैक्स है, सीधी सी बात है, 20 से 25,000 तो टैक्स है, यानी लाख रुपए बिल तो पाकिस्तान में हलवा है अभी आ रहा है जो। बिल्कुल ऐसा हो गया है, बिल्कुल ऐसा हो गया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने इस चीज़ में अपनी पब्लिक को बहुत जो है ना सपोर्ट दी हुई है, बहुत सपोर्ट, ठीक है, बहुत, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप वेस्टर्न वर्ल्ड से भी कंपेयर करें प्राइसेस इनकी यूटिलिटीज़ के, तो वहाँ पे भी आप यकीन करें कि $200, $300, $400 सिर्फ इलेक्ट्रिक बिल कोई बड़ी बात नहीं है महीने का आना, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ सेंट्रल एयर कंडीशन है, एसी आप बंद 24 घंटे चलना होता है, ठीक है, घर ऐसे बने हुए हैं, लिविंग ऐसी है कि आपके एसी चलते ही हैं, लेकिन ये कि एवरेज बिल वहाँ $200 से $400 इज़ नॉट अ बिग डील, वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अपार्टमेंट आपका है $150, फिर भी बिग डिफरेंस। अच्छा, उसके अलावा खाना पीना हद से ज़्यादा महंगा है। बिल्कुल। टर्की में एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा है कि हर चीज़ हलाल है, हर चीज़ हलाल है, ठीक है। आप यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग कि ये हराम हो सकता है। एग्जैक्टली, आपने कहीं भी खाना खाना है, आपने किसी वेस्टर्न फूड चेन पे जाके खाना खाना है, चाहे वो मैकडॉनल्ड हो, KFC हो, चिलीज़ हो, एनीवे कुछ भी हो, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता यार हराम का प्रॉब्लम होगा, हराम या हलाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपको पता है कि अगर आपके बच्चे कोई हमारी आपकी वीडियो को देख रहा होगा, वेस्टर्न कंट्री में जो रहते हैं लोग, आपके व्यूअर्स, बहुत सारे तो व्यूअर्स उनको ये पता है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो बच्चों का वहाँ लंच सर्व होता है कैफेटेरिया में ड्यूरिंग ब्रेक, लंच टाइम इन द स्कूल, वहाँ पे कितना मसला है, आपको बच्चों को खुद लंच दे के भेजना है, बिल्कुल, और आपको बच्चों को समझाना है कि भाई क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। ऑब्वियसली आपको कैफेटेरिया में तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों का आप कैफेटेरिया में कोई इशू नहीं है, हराम हलाल का बाहर खाने जाए कोई इशू ऐसा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है इस कंट्री के हिसाब से कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी है, ठीक है, और साथ साथ में यूटिलिटीज़ भी बहुत कंट्रोल्ड हैं, और उससे बढ़ के ये कि देखें हर कोई अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहता है, तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो स्कूलिंग बहुत हाई क्लास है। एट द सेम टाइम आपको ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सही बोल रहे हैं। तो बात को थोड़ा समेटते हुए, टर्की आपको अगर आना है, बेहतरीन जगह है, बहुत बैलेंस्ड लाइफ है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये सोच के आइए कि यहाँ पे आपको एज एन इन्वेस्टर आइए, यानी कि फाइनेंशियल पावर के साथ आइए, ताकि फिर आपको यहाँ पे रहने में और अपने आप को इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम ना हो। इनका जो सिस्टम बना हुआ है वो यही कहता है कि आप जब आए यहाँ पे तो आप अपने साथ ऐसे फाइनेंसेस को लेकर आए जिसकी वजह से फिर आपके लिए खुद ही आसानियाँ होंगी। यानी कि आपने एक प्रॉपर्टी अपने लिए ले ली रहने के लिए, ठीक है, तो आपको रेंट का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। एट द सेम टाइम अगर आपके पास 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ और हैं
रेंट पे, तो यू कैन ईजिली सर्वाइव बिल्कुल इन इस्तांबुल या एनी बिग सिटी इन टर्की। अभी जो मुस्तफ़ा भाई राइट नाउ करंट पोजीशन चल रही है टर्की की, तो आप जो भी लोग इमिग्रेंट यहाँ आना चाहते हैं, तो आपका क्या आइडिया है? माशाल्लाह से मैं मुस्तफ़ा भाई की क्वालिफिकेशन भी बता दूं, मुस्तफ़ा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है माशाल्लाह से। और ये भी मैं आपको बता दूं, मुस्तफ़ा भाई ने काफ़ी अर्सा अराउंड 22 ईयर्स आप अमेरिका में रहे हो, जी जी 23 और माशाल्लाह से पासपोर्ट होल्डर है अमेरिका के। तो एक अक्लमंद आदमी जब बात करे ना, तो उसकी बात को समझना चाहिए। तो मुस्तफ़ा भाई अभी जो राइट नाउ कैटेगरी आ रही है, तो टर्की, इज इट टर्की फॉर द लेबर तबका यहाँ आके यहाँ सर्वाइव कर सकता है? और टर्की कौन से लोग आए और कितना मैक्सिमम उनके पास पैसा होना चाहिए? तो थोड़ा सा इस पे जरा आप देखिए, हाईलाइट मैं करिएगा जो points मेरा को। एक्सपीरियंस है टर्की का 1 साल का, और जो मैंने लोगों से बात की है, जो यहाँ पे टर्क्स हैं, जो लोग यहाँ के लोकल्स हैं, बिल्कुल उनके हिसाब से जो हम लोग थोड़ा सा उनके साथ बातचीत करने के बाद, थोड़ा सा खुद इतने से शॉर्ट टाइम में समझने के बाद, तो समझ में आता है कि अगर आपने यहाँ पे आके जॉब वाला माइंडसेट है आपका कि जॉब करनी है, तो टर्की आपके लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे रेंट्स हो गए हैं, बिल्कुल किराए जो हो गए मकानों के, अपार्टमेंट्स के, और जो इनकम आपकी एक जॉब से जनरेट होगी, उसमें आपका सर्वाइव करना हकीकतन मुश्किल है। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसमें मैं थोड़ी बिल्कुल सी एक मिसाल दे देता हूँ। यहाँ जॉब की, लेबर तबके की जॉब को मिल रहे हैं 12,000 लीरा, और किराए जो हैं वो आप समझ लें ऐसे ही खड़े हैं 12 से 15,000 लीरा। देखिए 12,000 भी उसको मिल रहा है अगर आप लेबर की बात करें, ब्लू कॉलर की जॉब की बात हो रही है इस वक्त, ठीक है, तो वो भी 12,000 उसको मिल रहा है जो टर्किश सिटीजन है। सही बोल रहे हैं आप समझ रहे हो बात? अगर आप फॉरेन आएंगे तो आपको कोई आपके पास 12,000 वर्क नहीं परमिट तो देगा। है नहीं, ठीक है, आपकी टीआरसी भी बन गई, टूरिस्टिक चले, वैसे अब तो बन नहीं रही है, बनी नहीं TRC रही है। उन्होंने बंदी इस वजह से करी है जी, ताकि यहाँ लोग जॉब करने नहीं आए। ताकि लोग जॉब करने नहीं आए। चले, आपके बाद आपने आके यहाँ प्रॉपर्टी लेके आपने अपनी रेजिडेंस परमिट अपनी प्रॉपर्टी को भी बनवा ली, तो भी आपको 12,000 भी मिलना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो भी एक उसकी तनख्वाह है जो एक टर्क सिटीजन है, तुर्किश सिटीजन है, जिसका एक्सपीरियंस है 2-4 साल से वो फैक्ट्री में लगा हुआ है, कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मसला क्या है उन लोगों का भी जो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। देखिए वो जॉब्स भी अब उसमें बहुत ज़्यादा सख्तियाँ आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका वर्क परमिट नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश बोल सकते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, यानी आपके पास कहीं का कोई सब मास्टर्स है, MBA हो, मतलब किसी चीज़ में मास्टर्स आपने किया हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स एट दैट प्लेस, उस एम्प्लॉयर के पास आपको वर्क परमिट का इशू आएगा। डेफिनेटली ठीक है, वो भी आपको बोलेगा भाई या तो वर्क परमिट मुझे कहीं से तुम और करके दो, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि उस एम्प्लॉयर के लिए भी वर्क परमिट लेना बहुत मुश्किल है। जब आप एज एन एम्प्लॉयर वर्क परमिट के लिए अपने एम्प्लॉय का अप्लाई करते हैं, तो असल में आप बेहतर जानते हैं कितनी मुसीबतों का सामना बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बहुत सी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ तो ये रूल है कि अगर आपकी कंपनी में 5 यानी टर्किश हैं जी, तो वो फिर तुर्का आपको अपना वर्क परमिट इशू कर सकता है, ऐसा ही है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आप बहुत बड़ी कोई फर्म में अप्लाई करें तो फिर इसका प्रोसेस भी इतना हार्ड है जी हाँ, कि हर कोई कंपनी इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहती। हाँ, मतलब बात इन दी एंड यहाँ पे आती है कि जॉब करने के लिए यहाँ पे आके सर्वाइव करना, बिल्कुल। ये वो कंट्री नहीं है। जॉब करनी है आप यूरोप जाएं, जी हाँ, यूरोप जाएं, नॉर्थ सही अमेरिका में किसी कंट्री जाएं, कनाडा जाएं, US जाएं, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी आप, पूरी दुनिया खुली हुई है आपके लिए। अरब कंट्रीज है, दुबई है, जी हाँ, तो आप जॉब करना है, आप जॉब करने के लिए टर्की मत आएं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर आप यहाँ छोटे माइंडसेट वाला यहाँ बंदा आएगा जॉब करने, या ऐसा बंदा आएगा जिसके पास पैसों की कमी होगी, तो वो फिर प्रॉब्लम में आएगा। बिल्कुल, ये बात 100% गारंटी है। बिल्कुल। हमने खुद अपनी कंसल्टेंसी में, मैंने बहुत सारे 2 साल में क्लाइंट्स डील करे हैं, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्लाइंट्स भी आए। मंसूर भाई रहे हैं, मुस्तफ़ा भाई रहे हैं, शाहरुख भाई रहे हैं। इन लोगों के साथ कोई पैसों का फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं था, तो इन लोगों ने आके अपार्टमेंट लिए, एक अपार्टमेंट किराए पे चढ़ा दिया, दूसरे अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जी, सुकून से लाइफ चल रही है। मगर जो छोटे क्लाइंट आए, मैंने अपनी कंसल्टेंसी में देखा है, तो वो फिर उन्होंने आके बहुत यहाँ प्रॉब्लम भी क्रिएट करी और फिर बहुत मसले मसाइल भी हुए। तो इस तरीके के लोग नहीं आए, अच्छे खाते पीते लोग आए। भाई मैं हमेशा से अपने व्लॉग्स में बोलता हुआ आ रही हूँ, और मुस्तफ़ा भाई के साथ आज पॉडकास्ट करने का मतलब यही था कि टर्की इज़ फॉर इन्वेस्टर्स, टर्की इज़ नॉट फॉर जॉब पीपल। जॉब करनी है आप यूरोप जाएँ, 10,000 कंट्रीज़ खुली हुई है राइट नाउ, पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन, बहुत सारी चीज़ें वायरल चल रही हैं। कनाडा, आप वहाँ जाएं, वहाँ आपकी जॉब लग जाएगी, वहाँ आप रगड़ा दें, मेहनत करें, आपको परदेश काटने का मतलब भी समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जिन लोगों ने अपनी लाइफ में पैसा बना लिया है, तो वो आए टर्की। और फिर मैं मुस्तफ़ा भाई को कंटिन्यू करूंगा। मुस्तफ़ा भाई एक दफ़ा बजट बता दें। फॉर एग्जांपल, कोई पाकिस्तान से बहुत ही वेल सेटल बंदा आ रहा है, ठीक है, या अमेरिका से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो मिनिमम पाकिस्तानी और डॉलर में उसके पास कितना बजट होना चाहिए यहाँ के सिर्फ सेटल डाउन होने के लिए?
देखें, इसको आसान तरीके से बताना मैं समझता हूँ इस तरह से होगा कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल समझिए अगर आप एक मियाँ बीवी आ रहे हैं, एक मियाँ बीवी और दो 2 बच्चे, बच्चे, ठीक है, तो चार लोगों की आपकी फैमिली है। तो ठीक है, देखें, नंबर 1 तो आपने यहाँ प्रॉपर्टी अपनी खरीदनी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उस प्रॉपर्टी का बजट क्या है? अब जिस इलाके में हम लोग हैं, ठीक है, आपको आप भी पहले जानते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा 2+1 अपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपको कम से कम भी जो है वो आप समझें कि 3 1 लाख 3 मिलियन टर्किश लीरा या $1 लाख आप समझ लीजिए। $100,000, बिल्कुल ठीक है भाई, $1 लाख आपको, तो $1 लाख को तो आपने एक प्रॉपर्टी रहने की लेनी है, बिल्कुल ठीक है, 100%। नॉर्मल चले, तो आपका $1 लाख का तो ये बजट हो गया। उसके बाद फिर अगर आपने यहाँ पे कुछ और लेके इन्वेस्टमेंट करनी है कुछ और प्रॉपर्टी में, चाहे ताकि आपकी रेंटल इनकम आए, या आपने प्रॉपर्टी को कुछ भी एज ए इन्वेस्टर लेके आगे बेचनी है, या आपने कोई कारोबार करना, देखें कम से कम भी जो है आपके पास मेरे नज़र मिनिमम भी $2.5 लाख होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको 6 महीने साल भी लगे अपने आप को या इस मुल्क को समझते हुए, यहाँ के तौर तरीकों को समझते हुए, ज़बान को थोड़ी समझते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़बान, तो इन चीज़ों को समझते हुए आपके पास टाइम लग जाता है। 6 महीने 6 महीने साल गुजरता है तो आपके पास बजट हो वो 6 महीने साल फैमिली के सर्वाइव करने का, सारी बच्चों की स्कूलिंग का, खाना पीना है, यूटिलिटीज़ है, आना जाना, जो भी नॉर्मल खर्चे होते हैं फैमिली के, ठीक है, तो मिनिमम है $250,000, इससे कम तो प्रॉब्लम मतलब बात बेकार हो गई। तो $2.5 लाख का मतलब हो गया, पाकिस्तान में आजकल मेरे ख्याल से ओपन मार्केट में $330 का $6 है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो लाख के 3.5 समझ लें आप, 3.5 7, और ये आप समझ लें कि तकरीबन आप 8 से 10 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए, क्योंकि वो तो खैर हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू होती जा रही है, आपको पता ही है, बिल्कुल, तो आप समझिए कि 8-9 करोड़ रुपए का सिलसिला तो मिनिमम है, ठीक है, बिल्कुल। तो भाई ये बात नोट डाउन कर लें आप लोग, और मेरा भी व्हाट्सएप नंबर हर व्लॉग में होता है, तो वो जेंट्री मैसेज ही नहीं करे, बिल्कुल ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, कि जिनके पास 8 से 10 करोड़ है ना भाई, वो टर्की के बारे में सोचें आने का। अदरवाइज आपके पास 5 करोड़ भी है ना, आप इधर नहीं आए, आप यहाँ आके, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ हमेशा की तरह, आप इधर आके जलील ख्वार होंगे, फिर आपको परेशानियाँ होंगी, फिर आप एंड में बोलेंगे टर्की बहुत ख़राब है, यहाँ हमें आना ही नहीं चाहिए था, और फलान धमाका। अब मेरे ये क्लाइंट है मुस्तफ़ा भाई, शायद नहीं जानते हो, वो यहाँ आ गए थे मुस्तफ़ा भाई जी, और अब उन्होंने इनके पास सिर्फ इतने पैसे थे लिमिटेड, उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, $80,000 की प्रॉपर्टी ले ली। अब उसके बाद उनके पास ना खाने को पैसे बचे हुए, सही, ना घर में फर्नीचर डालने को पैसे बचे हुए। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी जलील कर रहे हैं, आप खुद भी जलील हो रहे हैं। तो इस तरीके के लोग नहीं आए, 8 से 10 करोड़ हों। तो मैं ये एज अ कंसल्टेंट 2 साल से यहाँ कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, मैंने 10,000 सिनेरियोज देख लिए। तो जब आप यहाँ के बारे में सोचें और मुझसे रब्ता करें, अदरवाइज आप रब्ता ही नहीं करें, यहाँ आना ही फजूल है, मुझसे बात करना ही फजूल। हाँ देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उस समय, क्योंकि इशू ये है कि अगर आपको कोई और कुछ और बोल रहा है ना, तो वो गलत है। बिल्कुल, उसका रीज़न ये है कि देखें, आप खुद सर्च कर सकते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टीज़, एक रहने वाली प्रॉपर्टी कितने की है जिस पे आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाए, बिल्कुल, ठीक है, उसका आप जब बजट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए भाई मैं नेक्स्ट पे मैंने स्टेप क्या करना है। देखें, आप ये ना समझिएगा भाई मैंने प्रॉपर्टी ले ली तो मेरा काम फिनिश हो गया, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा जो मिथ है, यानी सबसे बड़ी गलत फहमी जो है, वो यही है कि भाई मैं एक प्रॉपर्टी ले लूंगा, उसके बाद मेरी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी, मैं खुद ब खुद कुछ ना कुछ। मैं तो बात करता रहता हूँ ना मुस्तफा भाई, बात करता रहता हूँ, लोगों का फोन आता है, मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा और उसके बाद मैं जॉब पे चढ़ जाऊंगा दूसरे दिन से, और मैं अपनी फाइनेंशियल साइकिल बैलेंस कर लूंगा। सही। तो भाई दिस इज टर्की, इट्स नॉट लाइक दैट हियर। जी। सही है, ये अमेरिका या यूरोप नहीं चल रहा है कि आप कहीं भी चले जाओ और जॉब आपकी 2 मिनट में लग गई पेट्रोल पंप पे या कहीं भी। यहाँ 10,000 मसले मसाइल हैं, इनकी कौम को खुद जॉब की जरूरत है। सही है, इन्होंने टूरिस्ट टीआरसी भी जब भी बंद करी है जी। हमारे पाकिस्तानी और इंडियन हजरात यहाँ आकर जॉबें तलाश कर रहे थे और जॉबों पे चढ़ रहे थे। बिल्कुल। तो इनका लोकल जो है ना वो शिकार हो रहा था अनएम्प्लॉयमेंट का। बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉरनर जैसे लोकल मांग रहे 4,000 लीरा जब मैं आया था मुस्तफा भाई जी। अब फॉरनर ने आगे आए भाई, पंजाब से उठ के गांव से आ गए, सही 4,000 लीरा लोकल मांग रहा है, उन्होंने बोला 2,000 लीरा में हम काम करेंगे। यहाँ पर मार्केट खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब वो लोकल को हटा के किसको रख रहा है, यबानजी को, फॉरनर को। तो इस तरीके से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, दैट्स व्हाई दे हैव क्लोज द टूरिस्ट टीआरसी। और यहाँ ये सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का प्लान लेकर आए हैं और रेजिडेंसी का प्लान लेकर आए हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं, आप मुस्तफा भाई ने भी प्रॉपर्टी ली है और उस पर टीआरसी बनवाई है। देखिए, टीआरसी जो टूरिस्टिक टीआरसी थी, उसका मकसद क्या था, वो उसकी टाइमिंग आप देखें।
टर्किश गवर्नमेंट ने कोविड के फौरन बाद टीआरसी देना शुरू करी हर नेशनलिटी को। पाकिस्तानी आ रहा है, इंडियन आ रहा है, रशियन आ रहा है, उनको तुम ऐसे बिजनेस कहीं क्रिएट दे करना पाओ। था। एक बिजनेस था, उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। भाई टूरिस्ट आएगा 6 महीने की टीआरसी, इसको टूरिस्टिक टीआरसी इसको दे दो। क्यों दे दो? अब ये 6 महीना यहाँ पे रहेगा, खर्चा करेगा, डॉलर अपने जो है वो चेंज करवाएगा, हमारे पास डॉलर्स आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। एज सिंपल एज दैट। अब लोग ये समझ रहे हैं कि भाई टर्किश गवर्नमेंट हमें रेजिडेंस परमिट दे रही है। नहीं भाई, वो आपको रेजिडेंस परमिट नहीं दे रही है, वो आपको सिर्फ 6 महीना यहाँ पे रहने का एक कार्ड दे रही है कि भाई आप यहाँ पे घूमो फिरो और जाओ, पैसा खर्च करो। जॉब करने वाले हमारे पास ऑलरेडी बहुत मौजूद हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम जो लोग मुस्तफा भाई ये माइंडसेट लेके यहाँ आए थे ना कि हम आएंगे, मैं जब जिस दौर में मैं आया उस वक्त बहुत रेवड़ आया पीछे, हमारे पीछे बहुत से लोग आए, मेरी वीडियोस देख के बहुत से लोग आए। अब वो लोग जो आए ना, वो कैटेगरी आई टूरिस्ट टीआरसी वाली। मेरी भी अभी राइट नाउ टूरिस्ट टीआरसी है, लेकिन वो ये सोच कर आई थी हम यहाँ आके जॉब शॉप करके किराए पे रह के सब 2 नंबर हमारा चलेगा, बेहतरीन निजाम चलेगा टापो टाप, मगर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, उनमें से बहुत वो भी थे ना कि जिनको आगे जाना था। अच्छा, लिटरली मुस्तफा भाई यू कांट बिलीव दैट जितने भी लोग मेरे नजर में आए थे वो सब ऑलमोस्ट वापस जा चुके हैं। बहुत बहुत 90% पाकिस्तानी इज गोइंग बैक फ्रॉम टर्की, क्योंकि इन्फ्लेशन ने और जॉब माइंडसेट ने उन्हें मार दिया। ऐसा ही है, बिल्कुल उनके घर का किराया है 15,000 लीरा, उनकी फैमिली का खर्चा है 18,000 लीरा। ऐसा ही है। उनके समझ में नहीं आया, उन्होंने रातों रात टिकटें बुक कराई हैं, सब लपेटा। मैंने ये तक देखा है मुस्तफा भाई, लोग सिटीजनशिप का पासपोर्ट रख के चले गए, सिटीजनशिप का पासपोर्ट रख के चले गए, उनको समझ में ही नहीं आया यहाँ करेंगे क्या। तो टर्की इज प्योरली फॉर द इन्वेस्टर माइंडसेट पीपल भाई, जो बड़े दिमाग है ना, जिनका शऊर की दौलत दी हुई है अल्लाह ताला ने, जो पैसे को घुमाना जानते हैं, जो रोटेशन ऑफ मनी जानते हैं, जो बिजनेस को जानते हैं, जिन्होंने रगड़ा खाया है जिंदगी में, वो टर्की आके बैठे, वो सरवाइव कर जाएंगे, यहाँ गारंटी है। क्योंकि यहाँ सरवाइव करने का तरीका अलग है एज कम्पेयर टू अमेरिका, यूरोप और बहुत सारी जगहों से। आप टर्की को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे बहुत से लोग दुबई से कंपेयर करते हैं टर्की को, तो अरब से तो बिल्कुल ही ना कंपेयर करें इसको। वहाँ के कामों का प्रोसीजर, वहाँ के इमिग्रेशन का प्रोसीजर अलग है, बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ का बिल्कुल अलग है। तो थैंक यू वेरी मच मुस्तफा भाई, आज सर हमने मुस्तफा भाई का टाइम लिया बहुत। नहीं एनी टाइम ऐसा में, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा भाई के साथ हमारा बहुत अच्छी जर्नी चली। मुस्तफा भाई ने मुझे चूज करा था अपनी सर्विसेज के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा भाई को यहाँ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा भाई हैप्पी फैमिली की तरह यहाँ रह रहे हैं, बच्चे वगैरह सब जबरदस्त स्कूल वगैरह जा रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपरली चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्तफा भाई के साथ पॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, बहुत सारे मुल्कों से, मुझे अमेरिका से पाकिस्तानी देख रहे होते हैं, तो वो लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट को शेयर करें लाजमी फैमिलीज के साथ, ताकि इंटेलेक्चुअल लेवल की बात है इन पॉडकास्ट में, ताकि लोगों के समझ में आए टर्की वो लोग आए जिनके पास पैसे की पावर है, वो यहाँ आके सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। बातें बहुत लंबी हो गई हमारी। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा भाई, और इंशाल्लाह ताला मुस्तफा भाई के साथ मेरे पुराने व्लॉग्स भी मौजूद हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, आप लोगों को जाके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग चाहते हैं मुस्तफा भाई के साथ टर्की के हवाले से पॉडकास्ट चलती रहे, तो लाजमी कमेंट करके बताएं वीडियो के नीचे कि ऐसी पॉडकास्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सही है भाई, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा भाई, अल्लाह हाफिज़।